नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज कश्मीर की होगी, बिहार की होगी, महाराष्ट्र की भी होगी, देश के बेरोजगारों की भी होगी। और इन सब के बीच बैंकों का हाल एनपीए ने क्या कर दिया है, यह भी बताएंगे। और डिप्टी सीएम, सीबीआई एफआईआर में नाम दर्ज है, लेकिन खुलेआम गुंडागर्दी का नजारा भी दिखलाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत हम अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में है। कश्मीर में सरकार के गठन से ही पीडीपी और बीजेपी के बीच दरारें साफ नजर आई। अगर सरकार बनने के पहले दिन की बात करें तो जहां एक तरफ तब के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर में सफल चुनावों के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया किया और कुछ ही घंटे में पीडीपी के विधायकों ने अफजल गुरू के विशेष कश्मीर वापस लाने की बात और मांग की, तो वहीं पर वो दरार अभी तक बरी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को शिवसेना से समर्थन मिलने के बाद यह लग रहा था कि शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते थोड़े बहुत सुधर जाएंगे। लेकिन अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद शिवसेना के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से तल्ख बयान आने लगे, उससे यह साफ नजर आ रहा है कि दरअसल शिवसेना के निशाने पर केवल बीजेपी की सरकार नहीं, शिवसेना के नेताओं का यह कहना है कि अब शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन कम, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रह गई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार अटूट है। उसके नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एकजुट हैं। भले ही सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, राहें भले ही अलग अलग हो, लेकिन फिर भी महागठबंधन एकजुट है। और तो और वर्तमान राजनीतिक उठापटक के बावजूद ये कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अटूट है। तो मिजाज है ये देश की सियासत का, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, इस स्थिति में है। और राजनीति साधते साधते कुर्सी लगातार बनी रहे, उस दिशा में ये देश राजनीति के आसरे आगे बढ़ चला है। तो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, इसका लिखना की जरूरत आज पड़ी क्यों? लिखा इसलिए गया इस रिपोर्ट के आसरे। तो रास्ता हर किसी का अलग है, लेकिन सत्ता के लिए गठबंधन है और गठबंधन के आसरे सत्ता की मलाई है। तो फिर नीतियां ताक पर हैं, विचारधारा बेमानी है, जनता के सामने भी उलझन है। जिसे नहीं चुना वो सत्ता में है। तो घाटी में एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लेकिन आज की तारीख में घाटी की दिशा होनी क्या चाहिए, इसे बीजेपी ही तय कर रही है। और घाटी को लेकर महबूबा मुफ्ती की सोच दिल्ली से कैसे टकराती रही, ये अफजल गुरू से लेकर बुरहान वानी और अफसा से लेकर धारा 370 के जरिए समझा जा सकता है। और तो और हुर्रियत से लेकर मसरत आलम और कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने से लेकर सेना को जमीन देने तक को लेकर पीडीपी और बीजेपी की राय कभी एक रही ही नहीं। खासतौर से अलग अलग सोच के केंद्र में आतंकवादी और सेना की तैनाती ही रही। यानी जिन हालातों में घाटी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, उसे रास्ते पर लाने के लिए कोई राजनीतिक निर्णय हो ही नहीं पाया। बीजेपी को लगता है राज्यपाल शासन से हालात और बिगड़ेंगे, पीडीपी को लगता है फिर से चुनाव हो गए तो उसे हार मिलेगी। तो पहले राउंड में सत्ता के लिए महबूबा के सामने बीजेपी झुकी और अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद बीजेपी के सामने महबूबा झुक रही है। कल तक महबूबा आतंकवादियों को भटका हुआ बतलाती थी, आज भटके हुए लड़कों को आतंकवादी कहने से नहीं चूक रही। मसलन आज 3 जिन आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया, वह ईद के दिन से ही घर से लापता हुए थे। यानी आतंकवाद की राह तीनों ने चंद दिनों पहले ही पकड़ी। तो महबूबा की राजनीतिक ताकत अगर पहले सरीखी होती तो जाहिर है महबूबा आज उन्हें भटका हुआ कहती
और निशाने पर बीजेपी को लेती। लेकिन राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुकी सीएम अब समझ चुकी है गद्दी के लिए अब आतंक को भटका बताकर आतंकवादियों के साथ खड़े होने की सोच छोड़नी होगी। जबकि घाटी के हालात इतने बुरे हो चले हैं कि मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 श्रीनगर के हैं, यानी 27 बरस बाद फिर से आतंक के रास्ते शहरी कश्मीर की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सत्ता के लिए बदलाव की सत्ता की बयार भी क्या कश्मीर के हालात को सुधार देगी? शायद सवाल तो यही है। हे जे काय सगळं थुतांड चाललंय, गोमांस गोरक्षक जा ना, आता गोरक्षक जे कोणी असतील त्यांनी जाऊन त्या अतिरेक्यांचा सामना करावा। और उद्धव ठाकरे का यह बयान निकला तो मुंबई से, लेकिन निशाने पर घाटी ही है। और वह यह भी बताता है कि बीजेपी घाटी को लेकर जो सोचती है, शिवसेना वैसा नहीं सोचती। और बीजेपी के हिंदुत्व को शिवसेना ने मजाक बनाकर खुद की राजनीतिक जमीन बचाने की कवायद शुरू कर दी है। यानी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर सत्ता चला रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के साथ शिवसेना भी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी, शिवसेना ने मजाक करार दे दिया। किसानों को सुविधा से देकर मुआवजा तक के बीजेपी के फैसले को फर्जी करार दे दिया। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर फेल गवर्नेंस करार दे दिया। और सुकमा में नक्सली हिंसा पर बीजेपी की बातों को जुमला कह दिया। यानी एक तरफ महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली में बीजेपी शिवसेना साथ, लेकिन खुद ही विरोध, खुद ही एक दूसरे के खिलाफ और खुद ही ऐलान कि दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। तो कोई सत्ता छोड़ेगा नहीं, लेकिन खिलाफ में बोलते रहेंगे, रास्ते अलग अलग होंगे। यह उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर आरोप लगा है तो तथ्यों का विवरण जनता के बीच पेश किया जाना ये जनमानस की अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। ये जो एफआईआर जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। और इसी अंदाज में लालू और नीतीश भी चल पड़े हैं। एक तरफ जेडीयू के सीएम कहते हैं करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस, तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच में फंसे आरजेडी के डिप्टी सीएम भी कहते हैं जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। एक कहता है करप्शन को लेकर साबित कीजिए आप करप्ट नहीं, दूसरा कहता है हम भी तो जीरो टॉलरेंस के आश्रय हैं। यह भी अजीबोगरीब स्थिति। एक दाग ना लगे, नीतीश कुमार ऐसा कहते रहे। और आज कैबिनेट की बैठक हुई तो सीबीआई की एफआईआर में जिनका नाम है वो डिप्टी सीएम है, वो बगल में बैठे रहे। लेकिन मिजाज क्या होता है सत्ता मिलने के बाद या कुर्सी पाने के बाद, ये आज खुले तौर पर नजर आया पटना में। मंत्रालय आया तब हमने कोई गलत काम नहीं किया और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? कुछ बीजेपी शासित जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन पर दिन जो निराशा हो रही है कि ये गठबंधन टूट नहीं रहा। तो एक तो वाकया है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, और दूसरा वाकया है कुर्सी मिल जाए तो कुछ भी करेगा। यह भी देख लीजिए। भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल, सब पहले भारत माता की जय बोल, भारत माता की जय बोल। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जवाब अब तक तेरी है। ये शब्द फैज के हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो बेखौफ आजादी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की है। तेरे सुतमा जिस्म है मेरा, बोल की जा अब तक तेरी है। ये शब्द भी फैज के हैं, लेकिन पुलिस कानून सबसे बेखौफ ये हरकत संघ परिवार के संगठनों की है। तो एक तरफ हिंसा में झुलसे कश्मीर को लेकर इतना गुस्सा कि पहले पुतला फूंका, फिर कश्मीर की हिंसा को ही मुस्लिमों से जोड़ दिया।
हाँ, मस्जिद के सामने पुतला जलाया गया है। इस मस्जिद के अंदर बाहर के मुस्लिम यहाँ रहते हैं, ना इनकी कोई आईडी, ना इनकी कोई पहचान, ना इनका कोई पंजीकरण। तो बेखौफ होने के जश्न तले कानून व्यवस्था ताक पर रखकर कैसे देशभक्ति की दुहाई दी जा सकती है, यह हरियाणा के हिसार में खुलकर नजर आया। और फैज के शब्द बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बेहद कमजोर पड़ गया। रिगार्डिंग ये कंप्लेंट हमारे पास आई है और कंप्लेंट में जो भी घटनाक्रम होगा उसके कानून अनुसार उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक तरफ नजारा भारत माता की जय न बोलने पर पिटाई का उभरा और दूसरी तरफ अमर्त्य सेन पर अर्थशास्त्री सुमन घोष की डॉक्यूमेंट्री द आर्गुमेंटेटिव इंडियन को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट न मिलने देने से उभरा। और वजह उसकी यही बताई गई कि डॉक्यूमेंट्री में अमर्त्य सेन के बयान के कुछ शब्द पर ऐतराज है। और ये शब्द हैं क्या, जरा ये भी देख लीजिए। गुजरात, गाय, हिंदू भारत, भारत का हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण। যদি সরকারের আপত্তি থাকে তাদের আপত্তির বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য অন্যদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাদের বক্তব্য পেশ করতে হবে। এই বিষয়ে আমার বলাটা কিছু বলাটা শোভনীয় নয়। This is, I mean, the fact that there is a strong censorship of intellectual material, and it only says that we have no freedom of speech. It's freedom of speech, freedom of thought. That is what is being curtailed. तो सेंसर बोर्ड का कहना है अगर निर्देशक इन आपत्तिजनक शब्दों को म्यूट कर दे या बिप लगा दे तो डॉक्यूमेंट्री को यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो क्या कहा जाए, सवाल सिर्फ सर्टिफिकेट का है या बात अभिव्यक्ति की आजादी की है या बात क्रिएटिविटी की है? और जिसका जिक्र इमरजेंसी का नाम ले लेकर गला घोटने का जिक्र जो करते रहे, क्या मौजूदा वक्त में वही काम हो रहा है? ये सवाल तो है। सवाल दर सवाल उछालिए, कुर्सी मिल ही जाती है, लेकिन सवालों से समाधान का रास्ता निकालने में मुश्किल आ ही जाती है। और मुश्किल जिक्र हो रहा है तो चलिए इन खबरों से आगे बढ़िए और देश की उस जमीन पर पांव रखिए जहां का सच धीरे धीरे मुश्किल भरा होते चला जा रहा है। जी, बात रोजगार की है। मेरे नौजवान साथियों, भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। तो युवा भारत पर नाच तो हर किसी को है, लेकिन युवाओं के पास अगर नौकरी नहीं और लगातार रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं तो फिर होगा क्या? जाहिर है ये ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन मुश्किल कितनी गंभीर हो चली है ये OECD इकोनॉमिक सर्वे इंडिया 2017 की ताजा रिपोर्ट से सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में 30.83% भारतीय युवाओं के पास नौकरी नहीं है और ना शिक्षा और ना ट्रेनिंग। सिर्फ तुलना के लिए अगर समझ लीजिए तो चीन में सिर्फ 11.22% ऐसे युवा हैं, जबकि जर्मनी में 7% और जापान में 9%। तो भारत में युवाओं के सामने रोजगार का संकट कैसे अलार्मिंग है, यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से भी उभरा है, जिसके मुताबिक 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर में इजाफा हो सकता है। सामाजिक असमानता से हालात और बिगड़ सकते हैं। हालात खराब हो रहे हैं और देश में रोजाना पढ़े लिखे युवाओं के चपरासी जैसे पद के लिए आवेदन करने की खबरें सुर्खियां भी बन रही हैं। ये बेरोजगारी देश में बड़ी वैसी है, हमें पीएन का मतलब फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। और इन सब के बीच लेबर रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2014 से 16 तक रोजगार लगातार घटे। मसलन 2014 में 4,93,000 रोजगार थे तो 2015 में घटकर 1,35,000 हो गए। 2016 में ये और घटे और 1,30,000 तक पहुंच गए। और इन हालातों के बीच IT सेक्टर के सामने H1B वीजा का संकट अलग से है। तो ऐसे में राहत की बात तो सिर्फ इतनी भर है कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की जा रही योजनाओं का विवरण मांगा है। लेकिन सवाल यही है, विवरण मांगने भर से रोजगार उभर आएंगे? आज तक ब्यूरो।
जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का रास्ता निकले कैसे। कुर्सी भी मिल गई, स्थितियां अनुकूल हो नहीं पा रही हैं, और इन सब के बीच बैंकों का हाल जरा यह भी देख लीजिए। 6,14,872 करोड़, जी ये एनपीए है। और इससे परेशान इस वक्त तमाम बैंक हो चले हैं। बैंकों की सेहत बिगड़ रही है और इस कदर कि उनकी स्थिरता जोखिम में है। ये सवाल इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक की ही ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने बताया है कि बैंकों का एनपीए बीते 2 बरस में तकरीबन तिगुना बढ़ गया। और हालात बैंकों के लिए इतने बुरे हो चले कि याद आ गया हर किसी को अमेरिका में एक वक्त बैंकों के सामने एनपीए आया था तो वहां पर मंदी आ गई थी। याद कीजिए, सिटी बैंक का एनपीए महज 0.67% था, लेकिन लेहमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद अमेरिकी सरकार को सिटी बैंक को बेल आउट पैकेज देकर उबारना पड़ा। तो क्या भारत भी उस दिशा में बढ़ रहा है या सरकार इन हालातों पर खामोश है? क्योंकि रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि बैंकों का एनपीए मार्च 2017 के 9.6% से बढ़कर मार्च 2018 में 10.2% हो सकता है। और अगर हालत और बिगड़ी तो यह आंकड़ा 11.2% तक पहुंच सकता है। और सार्वजनिक यानी सरकारी बैंकों का एनपीए तो मार्च 2017 के 11.4 से बढ़कर मार्च 2018 में 14.2% हो सकता है। यानी कर्ज माफी से लेकर बड़े उद्योगपतियों के कर्ज न चुका पाने के हालात के बीच बैंकों की आर्थिक रीढ़ टूट रही है। नतीजा इसी का कि 2012 में सिर्फ 6 सार्वजनिक बैंकों का एनपीए 3% से ज्यादा था, लेकिन 2017 में 5 बैंकों को छोड़ दें तो बाकी का एनपीए 10% से ज्यादा है। मसलन इंडियन ओवरसीज बैंक 22.5% और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड 21.3%। तो असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। मसलन औद्योगिक विकास दर को ही समझ ले। मई 2016 में जो औद्योगिक विकास दर 8% थी, मई 2017 में घटकर 1.7% पर पहुंच चुकी है। और इसी दौर में खनन के क्षेत्र में विकास दर 5.7% से घटकर 0.9 पर आ गई है। हालात अगर इस रूप में है तो फिर संभालेगा कौन, संभलेगी स्थितियां कैसे? बहुत तेरे सवाल हैं। एक वक्त रघुराम राजन ने कहा था, बड़े लोगों को ना छोड़िए, छोटे लोगों को सिर्फ कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात और बुरी बात यह, आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई।